Good morning, dear student. Welcome to all at the platform of YouTube. And today we discuss class 10th, the lesson number first from the history, the rise of the nationalism in Europe, and the topic is the Treaty of Vienna 1815. आज की वीडियो बहुत छोटी सी है, बट अकॉर्डिंग टू दी CBSE नॉर्म्स अगर हम देखें या आज तक जितने भी पेपर हुए हैं 10th क्लास के, उनको अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो ट्रीटी ऑफ वियना जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में सिर्फ ईयर पूछा जाता है, या फिर 3 और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ जो मैटर है या सहायता मिलेगी। In 1815, representative of European power Britain, Russia, Persia, Austria, who collectively defeated Napoleon, यानी 1815 के अंदर कुछ कंट्रीज़ कंबाइंड होकर नेपोलियन को हराते हैं। उन कंट्रीज़ में ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया meet at Vienna to draw up a settlement for Europe. It means the representative of these countries meet at the place of Vienna for the settlement of Europe. यानी यूरोप के सेटलमेंट के लिए ये लोग मिलते हैं कि अब जो बाउंड्रीज है उनके साथ क्या किया जाए। द ऑस्ट्रियन काउंसलर ड्यूक मैटरनिक hosted the meeting. It means head of this meeting is Austrian चांसलर, दैट इज़ ड्यूक मैटरनिक। यानी इस मीटिंग की अध्यक्षता की जाती है ड्यूक के द्वारा, जो कि चांसलर था ऑस्ट्रिया का। द डायलेक्ट्स ड्रू अप द ट्रीटीज ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन वॉर। इट मीन्स कि इस मीटिंग के रखने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन एम था, वो ये था कि नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेस किए गए उन सारे चेंजेस को विड्रॉ कर लिया जाए, उनको कैंसिल कर दिया जाए, और ओल्ड जो सिस्टम था उसको एज इट इज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में लागू कर दिया जाए। इट मीन्स ओल्ड सिस्टम इम्पोज इन द टेरिटरी ऑफ द यूरोप। The main intentions of treaties was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleons and create a new conservative orders in Europe. It means सीधा सीधा इस ट्रीटी का एक मतलब था कि अब यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो मोनार्की सिस्टम है, जो राजशाही सिस्टम है, उसकी शुरुआत की जाएगी, और नेपोलियन के द्वारा किए गए चेंजेस हैं उनको अब विड्रॉ कर लिया जाएगा, उनको अब कैंसिल कर दिया जाएगा या उनको अब ख़त्म कर दिया जाएगा। इट मीन्स अब एक बार फिर से यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उनमें शुरुआत होने जा रही थी रूढ़िवाद की, या एक नए तरीके के रूढ़िवाद की बातें होने वाली थी। द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटीज ऑफ वियना 1815, यानी 1815 की जो ट्रीटी थी उसके मेन प्रोविज़न क्या हैं, इस प्रोविज़न को समझने से पहले एक नीचे टेबल है जो बहुत इजी है और बहुत इजीली इस चीज़ को हमें समझा पाएगी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियंस मीट एट वियना टू ड्रॉ ए सेटलमेंट फॉर द यूरोप। यानी ये सब देश मिलकर क्या करते हैं, नेपोलियन को हराते हैं और यूरोप के सेटलमेंट के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑस्ट्रियन काउंसलर ड्यूक मैटरनिक हॉस्टेड द कांग्रेस। इट मीन्स इस मीटिंग की अध्यक्षता जो ऑस्ट्रियन जो काउंसलर थे, चांसलर ड्यूक मैटरनिक, वो करते हैं। द मेन इंटेंशंस ऑफ ट्रीटी वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। इट मीन्स कि अब मोनार्की सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा और नेपोलियन के द्वारा किए गए चेंजेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। बर्बन डायनेस्टी which had been disposed during the French Revolutions was restored. It means कि नेपोलियन के टाइम जो बर्बन जो डायनेस्टी थी, बर्बन जो वंश था, उसके जो सिस्टम को जो ख़त्म किया गया था, उसको डिस्पोज ऑफ किया गया था, बंद किया गया था, उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ अबाउट द एरियाज ऑफ यूरोप वर डिवाइडेड, यानी व्हाट इज़ द
मेन एम ऑफ द ट्रीटीज ऑफ वियना, या व्हाट इज़ द मेन प्रोविज़न। देखिए, नेम ऑफ द प्रोविंसेस यानी एरिया का नाम, एडिड विद और गिवन टू यानी वो एरिया किस देश को दिया गया। किंगडम ऑफ द नीदरलैंड जिनेवा वॉज, यानी नीदरलैंड और जिनेवा की बात करें तो बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, यानी इन पार्ट्स के अंदर एक नया एरिया बना दिया गया, या ये जो एरिया था वो बेल्जियम को दिया गया। जिनेवा एडिड टू पिडमंट इन द साउथ, इट मीन्स जिनेवा का कुछ हिस्सा जो पिडमोंट जो साम्राज्य थे उनको दे दिया गया साउथर्न पार्ट में। जर्मन कन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट लेफ्ट अनटच्ड, इट मीन्स जर्मन जो एम्पायर था उसके अंदर टोटल 39 जो स्टेट्स का जो संघ बनाया गया था उसमें कोई तोड़ मरोड़, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। इन द ईस्ट द पार्ट ऑफ पोलैंड, यानी पोलैंड के अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो गिव टू रशिया, इट मीन्स ये रूस को दिया गया। पार्ट्स ऑफ सक्सेनी ये पर्सिया को दिया गया। न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, यानी अगर बात करें इसके जो वेस्टर्न जो एरियाज थे, वेस्टर्न बाउंड्रीज थी, उसके ऊपर कुछ नई टेरिटरीज बनाई गई, किसके साथ, पर्सिया के साथ। नॉर्थन इटली जो थी वो ऑस्ट्रिया को दी गई। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ द 1815 ट्रीटी ऑफ वियना। इसको एज इट इज़ आपको याद रखना होगा। इस टेबल को याद रखना बहुत आसान है, बट अगर हम पॉइंट वाइज इनको एक्सप्लेन करें तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। इट मीन्स जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको ख़त्म किया गया था नेपोलियन के आने के बाद, उसे दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा या उसकी दोबारा शुरुआत कर दी जाएगी। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansions in future. It means एक सीरीज चलाएगी, एक श्रृंखला चली कि यूरोपियन जो बाउंड्रीज हैं उनको सेटअप किया जाएगा, उनको चेंज किया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर जैसा हुआ है नेपोलियन जैसा शासक जो बना था वैसा ना बन पाए, या कोई इन फ्यूचर एज अ पावरफुल पर्सन राइज ना कर पाए अपने आप को। किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम्स वॉज सेट इन द नॉर्थ एंड जेनेवा वॉज एडिड टू पिडमोंट इन द साउथ। यानी अगर बात करें किंगडम ऑफ नीदरलैंड की बात करें तो ये बेल्जियम को दिया गया। जिनेवा की बात करें तो पिडमोंट जो साम्राज्य था उसके साउथ में या इसे ऐड कर दिया गया। पर्शिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, यानी पर्शिया जो था उसके अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पे नई टेरिटरीज बनाई गई, नए एरियाज सेटअप किए गए। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल्स ऑन नॉर्थन इटली। द जर्मन कन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, यानी नेपोलियन के द्वारा 39 स्टेट का जो कन्फेडरेशन बनाया गया, जो संघ बनाया गया, उसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं किए गए, वो संघ एज इट इज़ बना रहा। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन द पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यहाँ भी चेंजेस हुए। पर्शिया वॉज गिवन टू ए पार्ट्स ऑफ सक्सेनी। सक्सेनी इज ए स्टेट ऑफ ईस्टर्न जर्मनी एंड वेंट टू क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, यानी ये सारे चेंजेस किए गए अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वियना, या दीज आर द मेन प्रोविजंस या these are the main terms and conditions of the 1815 Treaty of Vienna। क्वेश्चन किस मर्जी तरीके से दिया जा सकता है कि 1815 की वियना ट्रीटी की मुख्य शर्तें क्या थी, उनके मेन प्रोविज़न क्या थे, उनकी टर्म एंड कंडीशंस क्या थी, या क्या समझौता किया गया। तो टेबल याद रखना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, और अगर आप इस तरीके से टेबल को याद रख लेते हैं तो एज इट इज़ इस क्वेश्चन के जितने मार्क्स बनते हैं वो आपको दिए जाएंगे। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। द राइज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, राइज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, यानी उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे उनके बारे में। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ द ऑपरेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, यानी 1815 के बाद जो कुछ हुआ
उसके रीज़न बिंग जो परिस्थितियाँ सामने आई या जो चीज़ें निकल कर सामने आई, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो क्रांतिकारी थे वो ऐसा माना जाता था कि अंडरग्राउंड हो गए या छुपकर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा। द सेक्रेट सोसाइटीज़ वर स्टार्टेड इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड सेपरेट देयर आइडियोलॉजीज या आइडियाज़। इट मीन्स यूरोप के अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ गुप्त संस्थाएं बनाई गई और इन गुप्त संस्थाओं के अंदर जो क्रांतिकारी थे वो अपनी मीटिंग्स करते, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड या डिस्कस किया करते थे। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस इंस्पायर्ड द लिबरल नेशनलिस्ट, यानी फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुई, उसको याद कर करके ये जो लोग थे वो इंस्पायर होते थे कि इन फ्यूचर एक नए तरीके की क्रांति हो सकती है बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। द मेजर इश्यूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज द फ्रीडम्स ऑफ प्रेस। इट मीन्स कि अब जो नए तरीके के जो लिबरल उदारवादी लोग थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे रूढ़िवादी लोगों की, और कहीं ना कहीं उनका मानना था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको छूट मिलनी चाहिए या फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो दी जानी चाहिए बाय द गवर्नमेंट। रेवोल्यूशनरी वॉज कमिटेड टू अपोज मोनार्चिकल आर्म्स या फोर्सेस दैट हैड बीन established बाय कम्युनिज्म आफ्टर वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। यानी क्रांतिकारियों ने ये कमिट किया या उन्होंने ये वादा किया, उनका ये मेन ऑब्जेक्ट था कि वो जो राजशाही है उसके अपोजिट हैं, उसके अगेंस्ट हैं, और जो भी रूढ़िवादी लोगों के द्वारा जो नए ऑर्डर सेट किए गए उनको ख़त्म करके अब उन लोगों को लिबर्टी के लिए फ़ाइट करना है, फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना है। Most of the revolutionaries also saw the creations of the nation state as a necessary part of the struggle for freedom. It means जो भी ज़्यादातर क्रांतिकारी थे उनका ऐसा मानना था कि नेशन स्टेट को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि उनके एक स्ट्रगल का एक पार्ट था, जो कि उनकी संघर्ष का एक हिस्सा था। नाउ वी टॉक अबाउट द राइज ऑफ द जोसेफ मैज़ेनी एंड इटालियन रेवोल्यूशनरी, यानी आप मैज़ेनी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। मैज़ेनी आल्सो इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन दिस चैप्टर एंड मैज़ेनी ऑलवेज इन एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंग टू दी 3 और 4 मार्क्स। यानी अगर मैज़ेनी के क्वेश्चन को अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली इसमें 2 तरीके की बातें पूछी जाती हैं। एक तो शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए, और या फिर इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता है कि मैज़ेनी के द्वारा कौन से सेक्रेट्स ग्रुप बनाए गए। 2 ही चीज़ें पूछी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन फेमस रेवोल्यूशनरी वॉज जोसेफ मैज़ेनी फ्रॉम इटली, यानी मैज़ेनी बिलोंग्स फ्रॉम द इटली स्टेट और द कंट्री। ही वॉज born in Geneva in 1807. He became the members of the Sacred Societies of Carbonari. It means कि अगर इसकी बात करें, इसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ और एक छोटी एज में ही ये बहुत जल्दी जो यहाँ का एक सैक्रेड ग्रुप था जिसको कार्बोनारी कहा गया, उसका ये सदस्य बन जाता है। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशंस इन लुगारिया। इट मीन्स कि 1831 में उसे जेल भेजा जाता है जब उसकी एज 24 साल होती है। क्यों? रीज़न क्या था कि लिगारिया के अंदर जो क्रांति की गई उसके अंदर जो मैज़ेनी था उसका इम्पॉर्टेंट रोल था, और इसी क्राइम के रूप में या इसी क्राइम की वजह से उसे जेल जाना पड़ा। ही फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, यंग इटली एंड यंग यूरोप। इट मीन्स उसने 2 सेक्रेड सोसाइटीज़, 2 ग्रुप को बनाया। एक ग्रुप उसने यंग इटली की बात करें तो मर्सिलियस के अंदर बनाया गया और दूसरा बनाया वर्न में। द मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज़ वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। यानी इन ग्रुप्स के जो सदस्य थे वो जनरली यंग हुआ करते थे, और ऐसा माना जाता था कि उन्हीं लोगों को इन सोसाइटीज़ में
एंट्री दी जाती थी, जो जनरली नेशनलिज्म की बात करते थे या फिर बात करते थे क्रांतिकारियों की, जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से थे। द मॉडल ऑफ द मैजिनी या द मेन व्यूज़, ही वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ कंजर्वेटिव। इट मीन्स जो मैजिनी था वो टोटली रूढ़िवाद के, परंपरावाद के खिलाफ था। इट मीन्स ही बिलीव इन दी modernization, he believed in the modern change. Mazzini believed that God and intends nations to be patchwork of small states and kingdom. It means अगर मैजिनी की बात करें तो ऑलवेज उसको लगता था कि एक तरीके से योजना करना कि जो नेशन स्टेट है उनको बनाने के लिए उनको अलग अलग टुकड़ों में अगर हमें बांटना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर योजना बनानी होगी किसी भी एरिया को डिवाइड करने के लिए। It had to be forced into single unified republic within a wider alliance of nation. इसके साथ साथ उसको लगता था कि अगर हमें जर्मनी को यूनिफाइड करना है तो उसके लिए लीगल जो तरीके हैं वो शायद काम नहीं आने वाले, इसलिए हमें फ्रॉड करके, गलत तरीके यूज़ करके बहुत सारे जो यूनिफिकेशन है जर्मनी का वो करना होगा, या एरियाज़ को अलाइंस करना होगा, एरियाज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा, वो भी गलत तरीके यूज़ करके, ना कि फेयर तरीक़ों का यूज़ करके। दिस यूनिफिकेशंस अलोन्स कुड बी द बेसिस ऑफ द इटालियंस लिबर्टी। इट मीन्स इस तरीके से जो यूनिफिकेशन किया जाएगा, इस तरीके से जो एकीकरण किया जाएगा, वो शायद कहीं ना कहीं आधार बनेगा एक यूनिफाइड इटली का। इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडल्स ऑफ जीसस मैजिनी, यानी मैजिनी का जो मॉडल था उसके क्या प्रभाव पड़े। मैजिनी या फॉलोड हिज मॉडल, उसके मॉडल को, उसके सिद्धांत को फॉलो किया गया। सेक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। इट मीन्स इन द कंट्री ऑफ फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड एंड जर्मनी so many sacred groups were developed at that time. Mazzini relentless oppositions of monarchy and his vision to democratic republics threatened the conservatives. इट मीन्स कि अगर हम बात करें मैजिनी की, तो मैजिनी ने जो भी चीज़ें की वो लगातार उसने अपोजिशन में रहा, वो लगातार वो अपोज करता रहा मोनार्की सिस्टम को। इट मीन्स मैजिनी रेलेंटलेस अपोजिशंस ऑफ मोनार्की। इट मीन्स लगातार जो मैजिनी था वो अपोजिट रहा, क्रिटिसाइज़ करता रहा मोनार्की सिस्टम को। एंड हिज विज़न टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसका जो मेन विज़न था वो चाहता था कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाए। किस तरीके से कि जो कंजर्वेटिव्स हैं या जो अगर बात करें रूढ़िवादी लोगों की, उनको डरा धमकाकर या उनको किसी भी तरीके से उनके अंदर फियर प्रोड्यूस करके, राइज करके। मैटरनिक डिस्क्राइब्स हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैटरनिक जो था उसने मैजिनी के बारे में बोला कि मैजिनी जो है वो हमारी समाज का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा एनिमी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा मैजिनी के बारे में और हमने पढ़ा लिबरल नेशनलिज्म के बारे में या नेशनलिस्ट के बारे में, एंड कुछ हमने पढ़ा, बहुत ही बेसिक सी जानकारी हमने ली द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप मेरी वीडियो को यूँ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।